हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु द्विवेदी छंद भाग 2 इस वीडियो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छंद के प्रथम भाग में हमने छंद का अर्थ जाना, उसकी परिभाषा समझी, उसकी विशेषताओं को जाना, छंद के प्रमुख 8 संगठक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की, छंद के सूत्र को हमने पढ़ा और छंद में गण पहचानने के नियम को भी हमने अच्छी तरह से समझा। छंद के इस दूसरे वीडियो में हम छंद के प्रमुख प्रकारों की बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ प्रमुख छंदों को हम पढ़ेंगे, उनके लक्षण और उदाहरणों के साथ में। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षा में छंद का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, यह भी हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे। साथ ही साथ छंद के कुछ प्रमुख उदाहरणों को यहाँ पर हम अंत में रख रहे हैं ताकि आप उन्हें पढ़ सकें, समझ सकें और याद रख सकें। बच्चों, हम छंद की बात करने जा रहे हैं। क्या छंद हमारे लिए नए हैं? बिल्कुल नहीं। हमने कबीर के दोहे पढ़े हैं, सूर के, तुलसी के, रहीम के, कईयों के हमने दोहे पढ़े हैं। हम चौपाइयाँ पढ़ते रहते हैं, नहीं पढ़ा आपने? क्यों? हनुमान चालीसा नहीं सुना आपने? तुलसी चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, ये सब कुछ क्या है? ये छंद ही तो है। बच्चों, क्या कभी आपने रामायण इस ग्रंथ को खोलकर देखा है? इसमें जहाँ पर 2 लिखकर उसके आगे एक बिंदी लगी होती है, उसका अर्थ होता है दोहा छंद। जहाँ पर 100 के आगे बिंदी लगी होती है, उसका अर्थ होता है सोठा छंद। और जहाँ पर चौ लिखकर उसके आगे बिंदी लगी होती है, वहाँ पर होता है चौपाई छंद। तो आज हम इन्हीं छंदों के बारे में यानी दोहा, सोठा और चौपाई के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम छंद के प्रमुख प्रकारों को जान लेते हैं। छंद के मुख्य प्रकार हैं मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद। परीक्षा की दृष्टि से आज हम मात्रिक छंद को समझने जा रहे हैं। मात्रिक छंद के उपभेद हैं सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, विषम छंद। सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। अर्धसममात्रिक छंद में आते हैं दोहा, सोठा, बरवै और उल्लाला। विषम छंद के अंतर्गत आते हैं कुंडलिया और छप्पय। मात्रिक छंद। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। अर्थात जहाँ मात्राओं की गिनती के आधार पर छंद रचा जाता है वहाँ मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद वह छंद है जिसमें वर्णों का क्रम और संख्या एक समान न हो किंतु मात्राएं एक पद में समान हों। दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णों की गणना पर आधारित छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। अर्थात वर्णों में क, ख, च, छ, ज, प, म, य, र इत्यादि में जहाँ छंद रचा जाता है वहाँ वर्णिक छंद होते हैं। वर्णिक छंद में चारों चरणों में वर्णक्रम और संख्या दोनों एक समान होते हैं। तीसरा भेद है मुक्त छंद। बच्चों, भक्ति काल तक मुक्त छंद का अस्तित्व नहीं था। यह छंद आधुनिक युग की देन है। क्या आप जानते हैं कि मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी माने जाते हैं। मुक्त छंद इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये नियमबद्ध नहीं होते। केवल स्वच्छंद गति और भावपूर्ण यति ही मुक्त छंद की विशेषता होते हैं। मात्रिक छंद के 3 उपभेद भी होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम छंद। चलिए सममात्रिक छंद को समझ लेते हैं। चारों चरणों के लक्षण जिसमें समान हो वे सममात्रिक छंद कहलाते हैं। सममात्रिक छंद के भी 4 चरण होते हैं और चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण समान ही होते हैं।
जैसे चौपाई छंद, इंद्रवज्रा छंद आदि। दूसरा है अर्धसममात्रिक छंद। जिन छंदों में पहले और तीसरे चरण एक से हों और दूसरे एवं चौथे चरण एक से हों, वहाँ पर अर्धसममात्रिक छंद होता है। अर्धसममात्रिक छंद के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राएं या वर्णों में परस्पर समानता होती है, जैसे दोहा छंद, सोरठा छंद आदि। तीसरा भेद है विषम छंद। जो समछंद और अर्धसम छंद से भिन्न होते हैं वे विषम छंद कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 4 से अधिक 6 चरण होते हैं और वे एक समान वजन के नहीं होते, जैसे कुंडलिया छंद, छप्पय छंद आदि। बच्चों, अब हम छंद इस वीडियो के मुख्य विषय पर आ चुके हैं। हम कुछ प्रमुख मात्रिक छंदों के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है चौपाई छंद। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चौपाई छंद के लक्षण को कुछ 2 पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। ये 2 पंक्तियाँ लक्षण की अगर आप रट लें तो आपको लक्षण मुद्दों में लिखना बहुत सरल हो जाएगा। चौपाई 16 मात्राएं, जगण तगण हो अंत नहीं, समकल पीछे सम, कल विषम बाद हो विषम। अब इस लक्षण को मुद्दों के आधार पर हम देखते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इस छंद के चरणांत में जगण और तगण नहीं होते। चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होता। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु आवश्यक हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लक्षण को मुद्दों में लिखा गया है और मुद्दे की हर प्रमुख बात को रेखांकित किया गया है, यानी अंडरलाइन किया गया है, क्योंकि जो अंडरलाइन पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और इसी को आपको बहुत अच्छे से याद करना है और दोहराते रहना है। स्क्रीन पर आपके सामने चौपाई छंद का उदाहरण प्रस्तुत है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप देख रहे हैं कि दोनों पंक्तियों में 16-16 मात्राएं हैं। अब इसी उदाहरण को हम मात्राओं के साथ देख लेते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा की इस पंक्ति के ठीक ऊपर आप देख रहे हैं वक्र रेखा और सीधी रेखा, यानी गुरु और लघु का चिन्ह लगाया गया है। और मात्राओं को किस आधार पर रखा गया है ये हम पहले भाग में समझ चुके हैं। जहाँ पर दीर्घ स्वर हो, यानी कि आ, ई, ऊ, इस तरह के दीर्घ स्वरों पर गुरु की मात्रा और म, उ, अ, इन अक्षरों पर कौन सी मात्रा होगी? लघु की मात्रा। तो हम देख रहे हैं इस आधार पर राम इस शब्द में गुरु लघु, दूत में गुरु लघु, अतुलित में लघु 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 लघु, बलधामा में लघु लघु गुरु गुरु, इस तरह से कुल 16 मात्राएं लगती हैं। अगली पंक्ति है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ पर अंजनी में गुरु लघु लघु, पुत्र में गुरु लघु, पवन सुत में लघु 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 और नामा में गुरु गुरु, इस तरह से कुल 16 मात्राएं लगती हैं। चौपाई छंद का एक दूसरा उदाहरण मात्रा के साथ आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत है। सुखी मीन जय नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा, मीन विलग जल से जब होती, तड़प तड़प निज जीवन खोती। आप मात्राओं को ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हर पंक्ति में 16-16 मात्राएं यहाँ पर
लगाई गई हैं और इस तरह से यह चौपाई छंद का एक अन्य उदाहरण है। बात करते हैं दूसरे प्रमुख मात्रिक छंद की, जो है दोहा। इसके लक्षण को भी दो पंक्तियों के माध्यम से याद रखा जा सकता है। प्रथम तीसरे पद सदा 13 मात्रा योग, पद दूजे चौथे रखें 11 मात्रा लोग। इसी लक्षण को हम मुद्दों के आधार पर इस तरह से समझ सकते हैं। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। चौपाई में हमने क्या पढ़ा कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, जबकि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। इसके दूसरे तथा चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। इस छंद के दूसरे एवं चौथे चरणों का तुक मिलता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण के प्रारंभ में जगण यानी कि लघु गुरु लघु नहीं होना चाहिए। इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्रमशः गुरु और लघु होना चाहिए। बच्चों, आप समझ रहे हैं ना? प्रथम और तृतीय यानी पहला और तीसरा, द्वितीय और चतुर्थ यानी दूसरा और चौथा। दोहा इस छंद को अर्धसममात्रिक छंद क्यों कहा गया, ये आपको समझ में आया? क्योंकि इसके 4 चरणों की जो मात्राएं हैं वो एक समान नहीं होती। इसके प्रथम और तृतीय चरण की मात्रा एक जैसी होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं एक जैसी होती हैं। आधे आधे चरणों की मात्राएं मिलने के कारण इसे अर्धसममात्रिक छंद कहा जाता है। अब हम दोहे का उदाहरण देख लेते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परै, श्याम हरित दुत होई। मेरी भव बाधा हरो, यह प्रथम चरण है जिसमें कुल 13 मात्राएं हैं। राधा नागरी सोई, यह द्वितीय चरण है जिसमें कुल 11 मात्राएं हैं। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति यानी कि जा तन की झाई परै, इसमें 13 मात्राएं हैं और चतुर्थ चरण श्याम हरित दुति होई, इसमें कुल 11 मात्राएं हैं। इसी उदाहरण को अब हम मात्रा के साथ में देख लेते हैं। आप देखिए, हर चरण की पंक्ति के ऊपर मात्राएं लगी हुई हैं और इसे भी आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। दीर्घ स्वर और साथ ही संयुक्ताक्षर, इन सभी के ऊपर आपको गुरु की मात्रा दिखाई देगी और जो लघु स्वर हैं उनके ऊपर, ह्रस्व स्वरों के ऊपर आपको लघु की मात्रा दिखाई देंगी। इस तरह से मात्रा लगकर 13 11 13 11, इस आधार पर यह दोहे छंद का एक उत्तम उदाहरण है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रमुख मात्रिक छंद की, जो है सोरठा। सोरठा को भी याद करने के लिए आप इन पंक्तियों का सहारा ले सकते हैं। दोहा उल्टे सोरठा, 11 13 मात्रा, सम चरणों में जगण निषेध, 11 मात्रा योग, प्रथम तीसरे पद रहे, 13 मात्रा लोग, दूजे चौथे पद रखें। सोरठा छंद का लक्षण कुछ इस प्रकार है। यह भी एक अर्धसममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। ध्यान रखिए कि सोरठा छंद की सबसे बड़ी पहचान यही है कि यह दोहे छंद के बिल्कुल विपरीत होता है। यानी जो मात्राएं दोहा में लगती हैं उसके ठीक विपरीत मात्राएं कहाँ लगती हैं? सोरठा छंद में, जो कि यहाँ पर आगे की पंक्तियों में बताया गया है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। इसके द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों में जगण
नहीं होता। सोरठा छंद का उदाहरण कुछ इस प्रकार है। इस भवसागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू नीच, मानव नित सत्संग कर। यहाँ पर प्रथम चरण है इस भवसागर बीच, जिसमें कुल 11 मात्राएं हैं। द्वितीय चरण है जीवन बुलबुला क्षणिक, जिसमें कुल 13 मात्राएं हैं। तृतीय चरण कर्म न कर तू नीच, इसमें 11 मात्राएं। और चतुर्थ चरण मानव नित सत्संग कर, इसमें कुल 13 मात्राएं लगी हुई हैं। इसी उदाहरण को हम मात्रा के साथ देख लें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर लघु और गुरु की जो मात्राएं लगाई गई हैं उसके आधार पर प्रथम चरण में आपको 11 मात्राएं दिखाई देंगी, द्वितीय चरण में 13 मात्राएं, तृतीय चरण में फिर 11 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। कुछ समझ में आ रहा है इस उदाहरण को देखकर? हमने जब दोहे का उदाहरण देखा था तो उसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा थी और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा थी। जबकि सोरठा छंद के उस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं हैं। इस तरह से हमें यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि सोरठा छंद ये दोहा छंद के बिल्कुल विपरीत मात्राओं वाला छंद है। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने दोहा छंद के कुछ अन्य प्रमुख उदाहरण आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर याद कीजिए। दोहा इस छंद की भांति ही चौपाई छंद के भी कुछ प्रमुख उदाहरण आपके लिए यहाँ स्क्रीन पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दोहा छंद और चौपाई छंद के साथ ही सोरठा छंद के भी कुछ प्रमुख उदाहरणों को आपके लिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इन्हें भी आपको ध्यान से पढ़ना है। बच्चों, अब हम समझते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं में छंद का प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। आपकी कृति पत्रिका के प्रश्न 4 में छंद के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। उसमें दिए गए प्रश्न में विद्यार्थियों से छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं पूछी जाती हैं तथा छंद का नाम लिखने के लिए कहा जाता है। इसके लिए आपको प्रश्न पत्र में दोहा, सोरठा या चौपाई छंद की 4 पंक्तियां लिखकर दी जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। एक आयताकार बॉक्स के अंदर ये पंक्तियां लिखी हुई होती हैं और इसके दोनों तरफ 2 प्रश्न होते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है। पहला प्रश्न, प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं डैश हैं। दूसरा प्रश्न है, यह डैश छंद है। अर्थात यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि जो छंद हमें यहाँ पंक्ति के रूप में दिया गया है उसके प्रथम तथा तृतीय चरण की कुल मात्राएं कितनी हैं तथा यह कौन सा छंद है। तो चूँकि हम इन पंक्तियों को पढ़कर उस पर मात्रा तुरंत लगा लेते हैं और मात्रा लगाने के बाद अगर हमें पंक्तियों में 16 मात्राएं मिलती हैं तो हम सहज ही समझ जाते हैं कि यह चौपाई छंद है। अगर हमें 13-11 इस तरह से मात्रा मिलती है तो हम समझ जाते हैं यह दोहा छंद है। और जहाँ पर 11-13 मात्राएं मिलती हैं वहाँ पर हम समझ जाते हैं यह सोरठा छंद है। तो उस आधार पर पहला उदाहरण जो प्रश्न के रूप में हमें दिया गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय, सील पर पड़त निशान। जब हम इस पर मात्राएं लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं हैं। तो हम उत्तर में लिखते हैं पूरी पंक्ति लिखकर वाक्य के रूप में
कि प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं 13-13 हैं। दूसरा उत्तर हम लिखते हैं यह दोहा छंद है। दूसरा उदाहरण देखिए, पंक्ति आपको जो दी गई है बॉक्स में वो इस प्रकार है। कपिबल देखी सकल ही हारे, उठा आपु कवि के परचारे, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। बच्चों, जब आप इस पर मात्रा लगाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी चारों पंक्तियों में 16-16 मात्राएं हैं। इस तरह से जब आपको प्रश्न पूछा गया है द्वितीय तथा चतुर्थ चरण की मात्राएं डैश हैं, तो वहाँ आप उत्तर लिखेंगे 16-16 हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है यह डैश छंद है, तो चूंकि हमने पहले उत्तर में लिख दिया है कि इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं 16-16 हैं, तो इसका उत्तर सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि यह चौपाई छंद है। बच्चों, ध्यान रखिए कि जब भी आपको आयताकार बॉक्स में पंक्तियां दी जाएंगी तो आप लास्ट पेज पर रफ वर्क में मात्रा लगाकर देखेंगे और मात्रा लगाकर देखने के पश्चात आप तुरंत ही सही उत्तर वहाँ पर लिख देंगे। बच्चों, छंद विषय से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको छंद के ये प्रमुख भेद बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अब आप इसे बार बार पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, मात्रा लगाकर अभ्यास करते रहिए, तो निश्चित छंद ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से लिख पाएंगे, इसका प्रश्न हल कर पाएंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ आपसे फिर जल्दी ही मिलूंगी। इसी वादे के साथ मैं डॉक्टर बिंदु द्विवेदी आप सभी से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार।